जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल 26 यूट्यूब चैनल पे। आज हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है। अब आज हमें इसको डिटेल में देखना है। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है। सबसे पहला है टेस्टिस, दूसरा है स्क्रोटम, तीसरा है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, फोर्थ है वास डेफरेंस, वास डेफरेंस, फिफ्थ है सेमिनल वेसिकल, सिक्स्थ है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेवेंथ है काउपर्स ग्लैंड, एट्थ है यूरेथ्रा। इन सभी पार्ट्स को डिटेल में देखना है तो सबसे पहले हम इसकी मॉर्फोलॉजी समझेंगे। ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ने से पहले हमें खुद डायग्राम बनाना पड़ेगा ताकि हम इसे अच्छे से समझें। सबसे पहला है, ये दो टेस्टिस हैं और ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, थैली की तरह स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्रोटम। ये बॉडी से बाहर होती है, आउटसाइड बॉडी। इसका बॉडी से बाहर होने का कारण ये है कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो स्पर्म्स बनते हैं, उन स्पर्म्स को बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर की ज़रूरत है। यानी कि हमारे बॉडी को जितनी टेम्परेचर चाहिए उस टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए स्पर्म को बनने के लिए। ये जो मैंने कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया है इसे हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। ये लॉन्गेस्ट डक्ट होता है और हाईली कॉइल्ड होता है। ये डक्ट हाईली कॉइल्ड और लॉन्गेस्ट डक्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर यहाँ से टेस्टिस से, ये है टेस्टिस, फिर यहाँ से टेस्टिस से 2 ट्यूब जाती है। आपको इस स्ट्रक्चर में एक ही दिखेगी, एक इसके पीछे होती है। इस ट्यूब को हम कहते हैं वास डेफरेंस। इस ट्यूब का नाम होता है वास डेफरेंस और ये पेयर्ड होती है। टेस्टिस भी पेयर्ड होती हैं जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। उसके बाद ये यहाँ से मुड़ती है और यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट हो, मतलब कह सकते हैं आप इसे ग्लैंड। इसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल ये एल्कलाइन फ्लूइड बनाता है और सीमन में एल्कलिनिटी को मेंटेन करता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी ब्लैडर। इसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर और इस यूरिनरी ब्लैडर के पास ही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड पेयर्ड नहीं होता, ये प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड, इसका दूसरा नाम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद ये इस तरीके से आता है और ऐसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम कहते हैं पीनस या पेनिस। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं पिनाइल यूरेथ्रा और इस ओपनिंग को हम कहते हैं मियाटस।
यहाँ पे कुछ और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डक्ट होता है, इस डक्ट को हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? इजैक्यूलेटरी डक्ट। फिर ये यूरेथ्रा है, ये पूरा पोर्शन यूरेथ्रा कहलाता है, ये जो पूरा पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये होता है ग्लैंडुलर यूरेथ्रा, इसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर यूरेथ्रा। ओके, तो आई होप कि आपको ये मोटे मोटे तौर पे मॉर्फोलॉजी समझ आ गई होगी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। सबसे पहले देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे एक ये स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहा होगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेस्टिस। ये पेयर्ड होते हैं, देखने से भी आपको लग रहा है कि ये दो होते हैं। ये इन टेस्टिस के ऊपर एक कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड डक्ट होती है, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा टेस्टिस और ये एपिडिडाइमिस है, ये एक स्क्रोटम नाम के बैग लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। ये बॉडी से बाहर होता है। बॉडी से बाहर होने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की डिमांड करता है स्पर्म को बनाने के लिए, और टेस्टिस ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, तो यहाँ से जो भी स्पर्म निकलता है, ये स्पर्म यहाँ से जाते हुए होते हुए यहाँ पे पहुँचता है, ठीक है। यहाँ से सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन इसे मिलता है। सेमिनल वेसिकल में एल्केलाइन फ्लूइड होता है। एल्केनिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, क्योंकि मेल में यूरिन और स्पर्म इन दोनों का पाथ एक ही होता है, इसीलिए यूरिन एसिडिक होता है, स्पर्म को बेसिक करना होता है, तो ये एल्कलाइन फ्लूइड प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का काम हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये भी एक तरीके से एल्कलाइन फ्लूइड देता है। यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड होते हैं, काउपर्स ग्लैंड होते हैं, और आप यहाँ पे लिख लीजिए कि काउपर्स ग्लैंड भी पेयर्ड होते हैं। ओके, ये भी पेयर्ड होते हैं। उसके बाद ये यूरेथ्रा होती है, यहाँ से ये जाती है पतली सी पाइप जो आपको दिख रही होगी, इसको पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं इस वाले सेक्शन को। और ये जो आपका पोर्शन है यही पेनिस कहलाता है। और ये जो पिनाइल यूरेथ्रा है, इसके आसपास कुछ टिश्यूज होते हैं, जिसे कि हम इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। आप लिख लें इसे हम कहते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। और ये इरेक्टाइल टिश्यू ही मदद करते हैं पीनिस का साइज बढ़ाने के लिए ड्यूरिंग कॉइटस, और इसे कहते हैं मिएटस। इस छोटी सी ओपनिंग को कहते हैं मिएटस। तो आई होप कि आपको ये पूरी मॉर्फोलॉजी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसे अच्छे से याद करना है तो आपको 1-2 बार 3 बार 4 बार बना के इसे खुद देखना होगा। सिर्फ डायग्राम देख के आप उसे याद नहीं कर सकते। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टेस्टिस है। एक्चुअली ये फ्रंट व्यू नहीं है जो मैंने आपको बना के दिखाया था, उसमें 2 टेस्टिस दिख रहे थे, बट दिस इज नॉट फ्रंट व्यू, ठीक है। तो आप इसे देखिए, यहाँ पे ये आपको मिलेगा टेस्टिस। ये देखिए टेस्टिस है। ये टेस्टिस क्या बताया मैंने आपको पीछे, ये टेस्टिस होते हैं पेयर्ड। देन दिस इज स्क्रोटम। ये थैली आपको नजर आ रही होगी, ये स्क्रोटम है, ठीक है। ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ लिखा भी हुआ है। ये टेस्टिस के ऊपर ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, दिस इज एपिडिडाइमिस। यहाँ पे आपको कॉइल लग नहीं रहा। फिर यहाँ से ये देखिए, ये ट्यूब गई है वास डेफरेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया ये पेयर्ड होती है। फिर यहाँ देखिए ऐसे ही कुछ पत्तीदार मैंने बनाया था, इसको कहते हैं सेमिनल वेसिकल, ओके। फिर सेमिनल वेसिकल के पास ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, ओके। ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर के पास ही यहाँ पे नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा। दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और मैंने आपको कहा था ना कि इसी के पास इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है, जहाँ से सेमिनल वेसिकल की सीक्रेशन इसमें आती है। यानी कि यहाँ से एक तो स्पर्म आता है और फिर सेमिनल वेसिकल की सीक्रेशन आती है, ओके। अब यहाँ देखिए, ये यूरेथ्रा है। मैंने आपको कहा ये बीच की जो लाइन होती है, पीछे आपको बताया भी, दिस इज यूरेथ्रा। और यहाँ पे जो टिश्यू होते हैं,
और ये वाले जो टिश्यू होते हैं दीज आर कॉल्ड इरेक्टाइल टिश्यू, और यही पीनस का साइज बड़ा करने में मदद करते हैं जब ब्लड फ्लो इसमें ज़्यादा होता है। एंड दिस इज मिएटस, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट दिस स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड मिएटस। अब हम डिटेल में ये समझते हैं कि हमने जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मॉर्फोलॉजी के, ज़रा उनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? देखो, सबसे पहला हमने पढ़ा था टेस्टिस। मैं आपको बता दूं कि ये पेयर्ड होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये यही वो प्लेस है जहाँ पे आपके स्पर्म्स बनते हैं। स्पर्म बनने के फॉर्मेशन, उसके प्रोसेस को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट दिस इज द प्लेस वेयर स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ओके, यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, यहीं पे टेस्टोस्टेरॉन भी रिलीज होता है। आपको पता है ना, टेस्टोस्टेरॉन एक मेल हार्मोन है जो कि आपके सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल में सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात कर ली हमने टेस्टिस की, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एपिडीडाइमिस। एपिडीडाइमिस, इसका भी मैं डिटेल आपको दे चुकी हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, बट ये हाईली कॉइल्ड होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये लॉन्गेस्ट डक्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तीसरा हमने क्या पढ़ा है? स्क्रोटम। स्क्रोटम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी भी डिटेल मैं आपको पीछे दे चुकी हूँ। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बॉडी से बाहर होता है। बॉडी से बाहर होने का कारण क्या है? इसका कारण बस इतना है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस को स्पर्म्स बनाने के लिए। नेक्स्ट है वास डेफरेंस। इसमें भी ऐसी कुछ खास चीज़ नहीं है, बस आपको ये समझना है कि वास डेफरेंस पेयर्ड होते हैं और यही पाथ होता है स्पर्म के ट्रांसफ़र का, ठीक है। पाथ फॉर स्पर्म ट्रांसफ़र, यानी कि स्पर्म को टेस्टिस से लेके जाने का काम वास डेफरेंस के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल एक पत्ते की तरह दिखती है, ग्लैंड होती है ये मैंने आपको बताया। ये एल्केलाइन फ्लूइड रिलीज करता है और सीमन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है एल्केलाइन फ्लूइड देने का। सीमन क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगी आपको। दिस इज सेमिनल वेसिकल, ये हो गया, समझ आ गया। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। आई थिंक यूरिनरी ब्लैडर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? यूरिन स्टोर करके रखना। नेक्स्ट इज prostate gland. Now this is very important gland, prostate gland. मेल्स में सबसे ज़्यादा अगर कैंसर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड का ही होता है। सॉरी। प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेशंस रिलीज करता है, हम उसे देख लेते हैं डिटेल में कि वो क्या क्या रिलीज करता है। ओके, तो सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड कैल्शियम रिलीज करता है। माइंड इट। देखो, एक बहुत ही बेसिक चीज़ आपने इधर से उधर से कहीं ना कहीं से पढ़ी होगी कि स्पर्म न्यूट्रिशियस होते हैं। ऑल्दो ये खाने पीने की चीज़ नहीं होती, बट ये न्यूट्रिशियस होते हैं। इनमें बहुत भारी मात्रा में न्यूट्रिशन मिनरल्स भरे होते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है? कैल्शियम बनाना। कुछ एंजाइम्स भी बनाते हैं ये, ठीक है। और एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ रिलीज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये नाम से आप याद रख सकते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रिलीज करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बेसिकली काम होता है कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब आप कहोगे कि बनता तो ये मेल में है पर ये काम कहाँ करता है? फीमेल में। तो आप इसे याद रखेंगे कि ड्यूरिंग कॉइटस प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो सीक्रेट होता है ये काम कहाँ करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कॉन्ट्रैक्शन में, उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। नेक्स्ट आते हैं काउपर्स ग्लैंड।
जिसे कि मैंने आपको बताया कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका काम भी वही है एक्चुअली, ले दे के कि ये भी क्या प्रोड्यूस करता है? ल्यूब्रिकेशन। ये क्या प्रोवाइड कराता है? ल्यूब्रिकेशन। मैं आपको बता दूं ये चीज़, मैंने अभी पहले थोड़ी देर भी बताया कि यूरिन क्या होता है? एसिडिक, ये आप सभी को पता है। स्पर्म क्या होता है, या स्पर्म ना कहें तो सीमन कह लीजिए, सीमन क्या होता है? एल्केलाइन। ठीक है। और यूरिन और स्पर्म का पैसेज एक ही होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इसीलिए इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो यूरेथ्रा है उसमें ल्यूब्रिकेशन किया जाए, वरना एसिडिक चीज़ अगर वहाँ से पास होगी या ज़्यादा बेसिक चीज़ वहाँ से पास होगी तो ये बहुत नुकसान पहुँचाएगी हमें। इसीलिए इसमें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमें पढ़ना है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा ना, यूरेथ्रा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूरेथ्रा के थ्रू ही तो ये सारी चीज़ें पास होती हैं। भाई जब वास डेफरेंस स्पर्म्स को ले आया उसके बाद वो कहाँ से पास होते हैं? यूरेथ्रा से ही तो पास होते हैं ना। तो यूरेथ्रा ही वो पैसेज है जहाँ से कॉमन हो जाता है, कॉमन डक्ट हो जाता है यूरिन के लिए भी और सीमन के लिए भी। तो यूरेथ्रा, वैसे तो कई सारे यूरेथ्रा हैं, जैसे कि ग्लैंड्यूलर यूरेथ्रा, ये एक्चुअली पार्ट ही है, इसमें ये कुछ खास डरने की चीज़ नहीं है। ठीक है। ग्लैंड्यूलर यूरेथ्रा होता है, उसके बाद आपका पिनाइल यूरेथ्रा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और नेक्स्ट चीज़ जो हमने पीछे पढ़ी वो क्या थी? इरेक्टाइल टिश्यू। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इरेक्टाइल टिश्यू का क्या काम होता है। इरेक्टाइल टिश्यू का काम होता है टू एनलार्ज द साइज ऑफ पीनिस या पेनिस, कुछ भी कहिए। ठीक है, पेनिस के साइज को एनलार्ज करने का काम होता है इरेक्टाइल टिश्यू। कैसे? जब आपको एक्साइटमेंट या ऐसा कुछ महसूस होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है इन टिश्यूज़ में, और जिसके कारण साइज ऑफ पीनिस इंक्रीज कर जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, हमने इसको अच्छे से कर लिया है। कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इनमें से पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये चीज़ एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ के चलनी होगी, क्योंकि आप चाहे डी SSS की साइंस टीचर की तैयारी कर रहे हो या यूपी के टीचर की तैयारी कर रहे हो या कोई भी सपोज राजस्थान के साइंस तो चेंज नहीं होती ना कहीं भी। भाई साइंस का सिलेबस तो 12th तक का आपको आना ही आना है, और ये 12th तक का सिलेबस है, इसलिए आपको इसे बहुत डिटेल में पढ़ के जाना है, इनफैक्ट याद रखना है। आइए तो अब हम टेस्टिस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको हम बनाएंगे अपने हाथों से खुद ताकि हमें याद रहे। ये इसका आउटर पोर्शन है। ये मैं आपको टेस्टिस का एक काटा हुआ सेक्शन दिखा रही हूँ क्योंकि हमें अगर स्टडी करना है तो इसी तरीके से करना होगा। लॉन्गिट्यूडनल अगर आप टेस्टिस को काटेंगे तो आपको कुछ ऐसी ही डायग्राम देखने को मिलेगा। ओके, दिस वन। फिर ये कुछ इस तरीके से बनी होती है। देखो, अगर आपको डायग्राम याद करना है तो ऑब्वियसली आपको खुद ही इसे बना के बार बार देखना होगा। ये कुछ इस तरीके से है। ओके, फिर इसके बाद यहाँ से ऐसे ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, ऐसे बहुत सारी निकलती हैं, हम बस थोड़ा सा बना रहे हैं। फिर ये ट्यूब्यूल्स कहाँ जाती हैं? एक स्ट्रक्चर में जिसे रेटेटेस्टी बोलते हैं। फिर यहाँ से ये वेरियस वास एफरेंशिया होती है, फिर ये यहाँ से जाता है एपिडिडाइमिस में। देखो, आ जाओ, चलो समझते हैं इसे। ये जो बाहरी पोर्शन है, इस बाहरी पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजिनैलिस। ध्यान से इन वर्ड्स को देखिएगा और याद रखिएगा। इस बाहरी पोर्शन को हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका
वेजिनालिस। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्यूनिका वेजिनालिस। ये आपको दिख रहा है डबल मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, दिस इज व्हाट, ये तो हो गया ट्यूनिका वेजिनालिस। दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है ये, इसका नाम क्या है, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये हो गया। थर्ड वन आते हैं, थर्ड वन क्या है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली, इसे हम क्या कहते हैं, ये नाम थोड़े आपको टफ लगेंगे पहली बार में, पर आपको इसे अच्छे से करना है। पहली जो बाहर की लेयर है उसे हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस। दूसरी लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरी लेयर जो है, तीसरी लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वैस्क्यूला। उसके बाद ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देन दिस इज व्हाट, रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस है। दिस इज वास एफेरेंशिया। ध्यान रहे, अभी जो हमने पीछे पढ़ा दैट वाज वास डेफेरेंशिया, ये क्या है, ये है वास एफेरेंशिया, राइट। अब इधर आते हैं, ये पूरा एक्चुअली पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, इसे हम कहते हैं एपिडीडाइमिस। यही है हमारा, जो हमने कहा था ना कि कॉइल्ड स्ट्रक्चर, तो यही है एपिडीडाइमस। अब इसके तीन रीजन होते हैं, ऊपर वाला रीजन कहलाता है कैप्यूट, बीच वाला कॉर्पस और नीचे वाला कॉडा। ओके, तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे बाहरी लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस। इसे क्या कहते हैं हम, ट्यूनिका वेजिनालिस। उससे अंदर वाली लेयर, ये जो आपको ये कंपार्टमेंट्स दिख रहे होंगे, इन्हें हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरे वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। उसके बाद यहाँ आइए, ये होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही रिस्पॉन्सिबल, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब यहीं पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। फिर आइए रेटे टेस्टी, उसके बाद वास एफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के तीन रीजन होते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस और कॉडा। आइए हम इन सभी को देखते हैं डिटेल में। आइए तो जरा समझते हैं। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है ट्यूनिका, सॉरी, सबसे पहला क्या है, ट्यूनिका वेजिनालिस। टेढ़ा चला गया, ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसी मेम्ब्रेन होती है, आउटर। टेस्टिस की सबसे बाहरी मेम्ब्रेन क्या होती है, ट्यूनिका वेजिनालिस। दूसरी चीज़, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ध्यान रहे आपको, दिस इज डबल मेम्ब्रेन लेयर। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, यानी कि ये आपके टेस्टिस को शॉक से बचाती है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम क्यों करती है, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। इस फ्लूइड का नाम क्या है, इस फ्लूइड का नाम है सेरस फ्लूइड, SEROUS, सेरस फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम है सेरस फ्लूइड। तो ये समझ आ गया ट्यूनिका वेजिनालिस क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन से बनी होती है, अभी फोटो में भी आपने देखा। ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर काम करती है क्योंकि इसमें सेरस फ्लूइड भरा होता है। अब जाहिर सी बात है, बाहरी मेम्ब्रेन है तो बाहरी मेम्ब्रेन को तो नेचर कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देगी ही, राइट। तो सबसे पहला लेयर, सबसे बाहरी लेयर कंप्लीट हो गया, ट्यूनिका वेजिनालिस। दूसरा है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या है दूसरा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है, ये सेकेंड लेयर है, आपको पता है, और ये सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। आपको पता ही होगा कि ये जो स्क्रोटम है और उसका पूरा स्क्रोटम और टेस्टिस का हिस्सा है वो नाजुक हिस्सा होता है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने काफ़ी चीज़ें दी हैं, जैसे ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। थर्ड वन इज ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। अब ये जो तीसरा है ना, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा,
ट्यूनिका वैस्कुलोसा में आती हैं ब्लड वेजल्स। क्या आती हैं इसमें? ब्लड वेजल्स। ओके, ट्यूनिका वैस्कुलोसा में आती हैं ब्लड वेजल्स। नाउ नेक्स्ट इज, हमने ये तीनों लेयर्स पढ़ ली। अब हम आते हैं सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स पे। हमें क्या करना है? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया है, DSSB में एक क्वेश्चन दिया था रिलेटेड टू स्पर्म और 4 ऑप्शन थे जिसमें से आपको रॉन्ग वाला हटाना था। हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे जो DSSB में या कहीं और किसी भी एग्जाम में रिलेटेड टू साइंस टीचर पूछे गए हैं। मैं आपको यहाँ पे मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको ये डिटेल में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस ऑप्शन में था कि सर्टोली सेल्स आर रिलेटेड टू स्पर्म फॉर्मेशन। दिस इज टोटली रॉन्ग। सर्टोली सेल्स नहीं, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस किसमें? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। क्या होता है, कैसे होता है? जब हम ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे तब जानेंगे कि क्या होता है और कैसे होता है। अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि यहीं पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ये हो गया सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट आते हैं रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस का काम क्या है? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स से स्पर्म निकलने के बाद कहाँ जाते हैं? रेटे टेस्टी में जाते हैं। रेटे टेस्टी क्या करता है? ये एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर कह लीजिए या वाटर कह लीजिए, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ रेटे टेस्टी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या था? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का काम क्या होता है? एपिडिडाइमिस में ही मैंने आपको कहा ना कि एपिडिडाइमिस कॉइल्ड होता है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो तीनों पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं अलग अलग, वो हम तब देखेंगे जब हम स्पर्म का रूट पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझना है कि एपिडिडाइमिस में स्पर्म स्टोरेशन होता है। ठीक है, यानी कि यही वो जगह है जहाँ पे स्पर्म स्टोर होके रहता है। ठीक है, हालांकि स्पर्म वास्ट डेफरेंस में भी स्टोर होता है, यहाँ पे ये स्पर्म स्टोर होता है। और दूसरा काम इसका क्या है कि यहाँ पे स्पर्म को मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी मिलती है। क्या मिलती है? मोटिलिटी एंड फर्टिलिटी। ना मोटिलिटी का मतलब क्या है? मूविंग कंडीशन, यानी कि यहीं से ये मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एपिडिडाइमिस का काम। तो आई होप कि मैंने टेस्टिस पूरा पोर्शन कंप्लीट कर दिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे तो हम एकदम अच्छे से डिटेल में दूसरा प्रोसेस क्या पढ़ेंगे? स्पर्म का स्ट्रक्चर और स्पर्म का क्या रूट होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में, पूरे सिस्टम में, ये हम देखेंगे। उसके बाद हम तीसरा प्रोसेस पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।